हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के क्या लक्ष्य होने चाहिए या होते हैं, निर्धारित किए गए हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम देख चुके हैं कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया है, कैसे हुआ है और इसके अनुसार इस पर किस बात पे फोकस किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो वो सारी चीज़ें हम पहले ही के वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ एक बार जाकर उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आज यहाँ पे वही भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वही टॉपिक आगे, जिसमें हम देखने वाले हैं उसके लक्ष्य, शिक्षा के लक्ष्य एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो यहाँ पे सबसे पहले है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके घर आस पड़ोस के जीवन से जोड़ना। मतलब कि जो उसका किताबी ज्ञान है ना, उसको उसके रियल लाइफ में अप्लाई करना है। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है। इसके लिए बच्चों को स्कूल में अपने बाह्य अनुभवों के बारे में बात करने का मौका देना चाहिए। ये नहीं कि बस स्कूल में सिर्फ स्कूल की बातें, स्कूल में सिर्फ किताब की बातें हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर की रियल लाइफ की भी बातें उसको डिस्कस करने का मौका मिलना चाहिए, उसे सुना जाना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ, शिक्षक जो है वो उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसकी डेली लाइफ एक्सपीरियंस जो है, अनुभव है, उसको महत्व दे रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में, और बहुत ही फ्री फील करे बच्चा। तो ये तो इसका पहला लक्ष्य है, शिक्षा का ये पहला लक्ष्य होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब शिक्षा का दूसरा जो प्रमुख लक्ष्य है वो है आत्मज्ञान, यानी कि खुद को खोजने, खुद की सच्चाई जानने की जो एक प्रक्रिया होती है, एक जो सिस्टम होता है, उसके लिए बच्चों को प्रेरित करना। तो इसके लिए बच्चों को क्या है, तरह तरह के अनुभवों का अवसर देने, खुद से करें, वो खुद से एक्सपीरियंस करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, ऐसी उनको एक्टिविटीज़ देना जिससे वो नए नए एक्सपीरियंस कर सकें, नई नई चीज़ें। जब अनुभव होगा तभी तो आत्मज्ञान भी होगा, तभी तो हम कहते हैं अनुभव से मिला हुआ ज्ञान जो है वो परिपक्व होता है, वो परमानेंट होता है। ठीक है, और हम अपनी क्षमता को है समझ पाते हैं जब हम कोई भी चीज़ खुद एक्सपीरियंस करते हैं, ना कि सुनी सुनाई ये पढ़ी पढ़ाई बातों के द्वारा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पहला आपको ध्यान है कि रियल लाइफ से जोड़ना, दूसरा क्या है, आत्मज्ञान हो गया। तीसरा आपका लक्ष्य जो है वो है साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा की गई है। इसमें इसमें कहा गया है कि मूल्य शिक्षा अलग से ना होकर पूरी शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए, जिन वैल्यू एजुकेशन जो होती है, ठीक है, नैतिकता जो हम पढ़ाते हैं, वो कोई अलग से सेपरेट एजुकेशन ना होकर, बल्कि जो भी हम बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसकी पूरी शिक्षा प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए। ठीक है, मूल्यों की शिक्षा जो है, वैल्यूज़ जो हम बच्चों को सिखाते हैं, वो पूरी एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 हो गया। पहला क्या था, रिकैप करते चले ताकि याद हो जाए वीडियो ख़त्म होने तक में। ठीक है, तो पहला आपका था रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ना, फिर आत्मज्ञान, फिर मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन। इसके बाद है चौथी जो लक्ष्य है वो है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और जीवन जीने के अन्य तरीकों के प्रति भी सम्मान का भाव विकसित करने की बात करता है। जो आपका चौथा लक्ष्य है कि जितनी भी सांस्कृतिक विविधताएं हैं सभी का सम्मान करें बच्चे। जीवन जीने के जो भी सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अलग अलग कल्चर्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, तो बच्चों के अंदर ये चीज़ आए कि वो सबका सम्मान बराबर रूप से करें। तो ये चीज़ विकसित करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एक अच्छे देश, अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए। फिफ्थ आपका जो है व्यक्तिगत अंतर के महत्व को स्वीकार करने की बात की गई है इसमें, कि हर बच्चा देखिए अपनी क्षमता, सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, सब में अलग अलग टैलेंट होते हैं, कौशल होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, तो स्कूल में व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। चाहे वो संगीत, कला, नाट्य, चित्रकला, साहित्य, यानी कि जिस बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है तो उस टैलेंट को वो दिखा सके, व्यक्त कर सके, इसका मौका स्कूल में दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका 6 नंबर जो है वो है ज्ञान की वस्तुनिष्ठ तरीके के साथ साथ साहित्यिक एवं कलात्मक रचनात्मकता को भी मनुष्य की ज्ञानात्मक उपक्रम का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, कि सिर्फ वस्तुनिष्ठ तरीके ही नहीं अपनाए जाए, बल्कि साहित्यिक और कलात्मक जो रचनात्मकता है ये सब भी आना चाहिए। यहाँ पे तर्क, चाहे वो वैज्ञानिक अन्वेषणों के साथ साथ भावना यानी साहित्य वाले पहलू को भी महत्व देने की बात एनसीएफ 2005 में कही गई है, कि सिर्फ आप ये वैज्ञानिक, साइंस, तर्क, यही सारे ज्ञान नहीं होने चाहिए, बल्कि भावनात्मक, मतलब कि जो साहित्य वाला पोर्शन है, लिटरेचर है, उसको भी इम्पोर्टेंस दी जाए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है
सेवन्थ नंबर, तो सेवन्थ नंबर जो एक लक्ष्य है उसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाने चाहिए, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, अन्यथा अब तक जो कुछ भी कहा गया है वह अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी अभी ऊपर हमने लक्ष्य बताए हैं वो सब कुछ अर्थहीन हो जाएगा अगर हम इसे इस फॉर्मेट में नहीं देखेंगे। तो शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह के शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति, सांप्रदायिक झुकाव, इन सब से मुक्त होना पड़ेगा। यानी कि शिक्षा पे इन सारी चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर बहुत ही शिक्षा हमने दे दी है, बहुत शिक्षित बच्चा हो गया है, पर इसमें से किसी भी चीज़ का प्रभाव अगर उस पर पड़ा हुआ है तो वो शिक्षा व्यर्थ है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 2 पॉइंट और है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट आपका है 8वीं बिंदु जो है वो स्कूल में पढ़ने पढ़ाने के काम के लिए अच्छा माहौल, यानी एनवायरनमेंट की बात की गई है कि भाई माहौल जो है वो अच्छा होना चाहिए, स्कूल का एक अच्छा माहौल होना चाहिए, तभी बच्चे उसमें फ्री होकर पढ़ सकते हैं, खुश होकर पढ़ सकते हैं, कि वो दबाव वाला माहौल नहीं होना चाहिए। तो इसमें बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई है। शिक्षक खुद आगे ना आकर बच्चों को नेतृत्व करने का मौका दे, बाल केंद्रित शिक्षा हो, इस पे फोकस किया गया है। तो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं किसी भी चीज़ के लिए, तो इस पे यहाँ पे फोकस किया गया है एनसीएफ 2005 में। 9वां बिंदु और लास्ट बिंदु भी है यहाँ पे, इसमें अपने देश के ऊपर गर्व की भावना विकसित करने की बात कही गई, यानी पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना जो है वो भी बच्चों में आनी चाहिए। ये नहीं कि बस हम शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बच्चों को देश से कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि देशभक्ति की भावना भी उनके अंदर हमें ही जगानी होती है। ये भी एक शिक्षक का ही, एक शिक्षा का ही जो है वो कार्य है। तो बच्चे देश से जुड़ा महसूस कर सकेंगे, ठीक है, हर तरह से जुड़ाव महसूस कर सकेंगे, देशभक्ति जागेगी। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि बच्चों में अपने राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना संपूर्ण मानवता की महान उपलब्धियों के प्रति गौरव को पीछे न कर दें। ठीक है, कि यानी कि राष्ट्र के प्रति जो है वो गौरव की भावना होनी चाहिए, और जितनी भी मानवता की महान उपलब्धियां हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाकी सारी चीज़ों को फोकस कर दिए, राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना जो है वो विकसित नहीं कर पाए, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक नहीं रही, इसकी वजह से सारी महानता जो है वो पीछे रह गई, सारी उपलब्धियां पीछे रह गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो अभी एक बार इसको आप रिकैप अगर चाहें तो मैं करा देती हूँ फटाफट से, एक एक वर्ड में, और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो राष्ट्र भावना, ठीक है, मूल्य शिक्षा, माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये सारे लक्ष्य हैं। ठीक है, मुक्त करने वाली होनी चाहिए, यानी जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनसे मुक्त होना चाहिए बच्चा। साहित्य को फोकस किया गया है, कलात्मक रचनात्मकता को फोकस किया गया है, व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार किया जाना चाहिए, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, और मूल्य शिक्षा जो ऊपर हम डिस्कस कर ही चुके थे पहले ही। आत्मज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट, और जो सबसे पहला है वो क्या है कि शिक्षा जो है वो रियल लाइफ से, वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।